कैफ 6 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ना सिर्फ एक डिफरेंट बल्कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस की वो बातें हैं जो इस सब्जेक्ट से पहले, कैफ 6 से पहले आपकी सीए की जर्नी में यानी कि पीआरसी और कैफ की जर्नी में बहुत ही थोड़ी बहुत बातें आती हैं। अपने आप में ये एक मुनफरद और नया सब्जेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल मुनाफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस और मैं कैफ 6 MFA के लिए आपका कोर्स फैसिलिटेटर रहूँगा। 100% कोर्स इसका डिलीवर करूँगा। आई एम एन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट और आज की वीडियो में हम कैफ 6 MFA की एक मुकम्मल ओरिएंटेशन डिस्कस करेंगे। 3-4 एजेंडा आइटम्स हैं जिस पर आज हमने बात करनी है। सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के मुकम्मल ओवरव्यू की बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स शामिल हैं, सिलेबस के कौन कौन से एरियाज़ हैं, किन पर फोकस करना है, किन पर नहीं करना है, क्या पढ़ेंगे, इसकी पूरी एक समरी इसके अंदर शामिल होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि एग्जामिनर कमेंट्स या यूजुअली इस सब्जेक्ट को फेल होने के रीजंस क्या होते हैं, क्यों स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते और अगर पास होना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। हम बात करेंगे एक मुकम्मल रोड मैप के बारे में कि अगर हमें कैफ 6 MFA पहली अटेम्प्ट में अपने लिए सक्सेसफुली क्लियर करना है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमने ध्यान रखना है। मुकम्मल रोड मैप इसके अंदर शामिल होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका स्मार्ट स्टडी प्लान क्या होगा, हमारा स्टडी शेड्यूल क्या होगा और हम किस तरीके से इसकी 100% कवरेज को, 100% प्रेपरेशन को मेक श्योर कर रहे होंगे। और आखिर में मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैं सब्जेक्ट को पढ़ाने के हवाले से कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ और कैसे इसको थोड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकता हूँ। तो आइए बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एजेंडा आइटम हमारा है कि कैफ 6 MFA का सिलेबस पर्सपेक्टिव से एक ओवरव्यू क्या बनता है। देखिए, अगर आप प्राइमरीली चार्टर्ड अकाउंटेंसी को स्टडी करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, टैक्सेशन, कंप्लायंसेस, कॉर्पोरेट लॉज, ऑडिटिंग, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, होना भी चाहिए। नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो ऑडिट फर्म्स का पार्ट बनते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद वो ऑडिट्स को परफॉर्म करते हैं, कंप्लायंसेस को देखते हैं, टैक्सेशन की कंप्लायंसेस जो है वो मेक श्योर करते हैं। इसके साथ साथ अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग के एक एक प्रिंसिपल के बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पता होना चाहिए अगर वो ऑडिट कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म के साथ कंटिन्यू करने के अलावा इंडस्ट्री में, यानी जो कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, बैंकिंग कंपनीज़ हैं, सर्विस सेक्टर कंपनीज़ हैं, इनके लिए भी तो काम करते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं। फाइनेंस पर से इसका लफ्ज़ का मतलब होता है कैश। बहुत आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कंपनी की तमाम चीज़ों को फ्रॉम अ कैश परस्पेक्टिव, इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव जो है वो देख रहा होता है और उस डिपार्टमेंट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जो है वो काम करते हैं। जब आप इंडस्ट्री साइड पर काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस के हवाले से, हाउ द बिजनेस इज़ वर्किंग, हाउ द इंडस्ट्री इज़ वर्किंग, हाउ कंपेटिटर्स आर वर्किंग, इन चीज़ों के हवाले से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़िंदगी में सामने आती हैं। जहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, बिजनेस फाइनेंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, कहाँ से कब पैसे रेज करने चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितना रिटर्न उस पर जनरेट होना चाहिए और बिजनेस को चलाने की कोर फंक्शनिंग, पॉलिसी, मेथडोलॉजी बहरहाल क्या होगी, किस तरीके से इस बिज़नेस को एक सक्सेसफुल तरीके से जो है वो चलाया जाएगा। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रोफेशंस में काम करते हैं या इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं तो फिर वहाँ पे 2 तरीके की नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आती है। पहली, बिजनेस मैनेजमेंट, हाउ द बिजनेस इज बेसिकली बीइंग रन। वहाँ पे आपसे हर दफ़ा अकाउंटिंग एंट्री या ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स या टैक्सेशन की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि बिज़नेस को सेविंग्स कैसे हासिल हों, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कैसे की जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कमाए, कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करे, अच्छी सोर्सेज से फाइनेंस कैसे जो है वो रेस करे, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करे। फाइनेंस डिपार्टमेंट का आज के दौर में ये काम होता है कि वो कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकें, कंपनी के विजन और मिशन स्टेटमेंट को ड्राइव करने में अपना रोल प्ले कर सकें। तो टेक्निकली स्पीकिंग बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्निकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत काम आती हैं जब वो इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। ऑडिट्स के दौरान भी बिजनेसेस को समझने में, उनके कंपेटिटर्स को समझने में, इंडस्ट्री को समझने में, किस तरीके से वो इंडस्ट्री काम कर रही है, कंपनी काम कर रही है, समझने में बहुत ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन होती है, इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरीली हमारा ये पूरा कैफ 6 MFA का जो सब्जेक्ट है, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ये 3 पिलर्स के ऊपर स्टैंड करता है। सबसे पहला मैनेजरियल एनालिसिस, दूसरा फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा बजटिंग का एरिया है।
पहला एरिया 35% यानी कि मैनेजरियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो 35% एंड बजटिंग इज 30%। इस तरीके से आप मिलाएं तो आपका इन टोटल 100% का ये पेपर जो है वो बन जाता है और 100% के ऊपर ये तीन चीज़ें जो है वो डिपेंडेंट है। सबसे पहला मैनेजरियल एनालिसिस। देखिए, एक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, एक कंपनी की कोई स्ट्रैटेजी होती है, प्रोडक्ट तैयार करती है, प्रोडक्ट कंपटीशन जो है वो फेस करता है, दूसरे कंपेटिटर्स मार्केट में होते हैं, कंपनी ऐसा क्या करती है कि वो कंपटीशन को आउटवे कर सके, आगे बढ़ सके, अपने प्रोडक्ट को आगे लेके आ सके। थिंक ऑफ फूड पैंडा। फूड पैंडा ने किसी ज़माने में ई टॉय नाम की एक कंपनी से बहुत ज़्यादा कॉम्पीट किया था। ईट मुबारक नाम की कंपनी से बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पीट किया था। आप करीम को देखें, उबर को देखें, वेल करीम का कुछ हिस्सा तो उबर ने एक्वायर कर लिया। आप करीम और इनड्राइव को देखें, इनड्राइव के अगेंस्ट अब यांगो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है। यांगो को देखें, टेक्निकली ये कंपनीज आपस में कॉम्पीट करती हैं। वो क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या तरीका कार है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखना पड़ता है इनके साथ कॉम्पीट करते वक्त, और कंपनीज किस तरीके से अपना एडवांटेज बिल्ड करती हैं, अपने आप को आगे लेकर आती हैं। मैनेजरियल एनालिसिस इज ऑल अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, बिजनेस मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज। कब किस मार्केट में एंटर होना है, किस प्रोडक्ट से एग्जिट ले लेना चाहिए, किस प्रोडक्ट को स्टार्ट करना चाहिए, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल मुकम्मल तौर पे जो है वो क्या होती है, कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाती हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे एनालाइज करती हैं, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस प्रोडक्ट में एंटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस तरीके की तमाम बातें मैनेजरियल एनालिसिस के अंदर आती हैं। आज यूनिलीवर जैसी कंपनी, पीएनजी जैसी कंपनी, नेस्ले जैसी कंपनी, आरबी जैसी कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये आज बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हो चुकी हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के पर्सपेक्टिव से, और एक रोबस्ट टीम है इंक्लूडिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इस बात पर हमेशा सोचते हैं कि उन्हें अपने बिजनेस को किस तरीके से ड्राइव करना है, स्ट्रेटजिकली बिजनेस को डायरेक्शन क्या देनी है। ये सारी बातें जो बिजनेस मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, अमूमन स्टूडेंट्स इसे थ्योरी पार्ट के देते हैं, लेकिन ये थियोरेटिकल पार्ट कम और एप्लीकेशन पार्ट एमएफए के लिए ज़्यादा है। 35% मैनेजरियल एनालिसिस के अंदर हम यही चीज़ों को कवर करेंगे। मैनेजरियल एनालिसिस हमारा तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होगा। एक्सटर्नल एनालिसिस यानी कंपनी से बाहर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा नज़र आ रहा है। इंटरनल एनालिसिस यानी कंपनी की अपनी कैपेबिलिटीज़ कितनी स्ट्रांग है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी इंटरनली कहाँ पे जो है वो स्टैंड करती है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक एथिक्स वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। नॉर्मली आईकैप के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो एथिक्स का पार्ट इन्वॉल्व होता है, एथिक्स का पार्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इन तीन चीज़ों को मिला लें तो आपका मैनेजरियल एनालिसिस वाला पार्ट बन जाता है। सर, एक्सटर्नल एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या थ्रेट्स मौजूद हैं। इंटरनल एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी की स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, कंपनी कैसे आगे बढ़ सकती है, कंपटीशन को कैसे आउटवे कर सकती है, कंपनी को क्या कैपेबिलिटी अपने साथ जो है वो बिल्ड करनी चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर जो है वो आ जाती हैं। अब इसको पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम करीम, यांगो, इनड्राइव, फूड पैंडा, एयरलिफ्ट, इस तरीके के स्टार्टअप्स के मॉडल्स को डिस्कस करें। आज जिस तरीके से टेस्ला ऑपरेट कर रहा है, फेसबुक ऑपरेट कर रहा है, गूगल ऑपरेट कर रहा है, यूट्यूब ऑपरेट कर रहा है, ओपन एआई, चैट जीपीटी ऑपरेट कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नई नई चीज़ें दुनिया में आती चली जा रही हैं, हज़ारों टूल्स डेली की बेसिस पे जो है इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, हमें इन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मैनेजरियल एनालिसिस में देखनी होगी। हमें इस बात को समझना होगा कि एंटिटीज एक्सटर्नली एनवायरनमेंट को कैसे एनालाइज करती हैं कि भाई किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, इंटरनली अपने आप को कैसे एनालाइज करती हैं कि हम वो प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, और फिर एक एथिकल मॉडल उसके अंदर शामिल है। मिला के ये मैनेजरियल एनालिसिस का एरिया हमारा 35% का बनता है। बेशक स्टूडेंट्स को नज़र आता है कि जी इसके अंदर एक थ्योरेटिकल पार्ट है, थियरीज होंगी, मॉडल्स होंगे, डिस्कशंस होंगी बहुत सारी, लेकिन इन्हें रियल वर्ल्ड व्यू के साथ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सवालात प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से आते हैं। बीइंग ए कंसल्टेंट, जिस तरीके की बिजनेस एडवाइजरी मैंने की है, जितने बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर पढ़ा है, इस एरिया को पढ़ाते हुए उन्हीं सारी एग्जांपल्स और उन्हीं सारी सिनेरियोज को डिस्कस किया जाता है ताकि आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन समझ आए, और जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको उसकी एप्लीकेशन पता हो कि यहाँ इस सिचुएशन में कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बना सकती है, अपनी वैल्यू चेन को इम्प्रूव कर सकती है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर सकती है। टेक्निकली पूरा ये मैनेजरियल पार्ट है। इसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पे फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट। ये भी सर 35% के ऊपर जो है वो स्टैंड करता है। और टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे भी हम 2-3 मेजर चीज़ें देखेंगे। कंपनीज की कोशिश होती है कि कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स से या डेट होल्डर्स से, देखिए दो ही तरीके से कंपनी को पैसे मिलते हैं, या तो उनके अपने पैसे हों या किसी और के।
अपने पैसे हैं तो वो ओनर्स इक्विटी या इन्वेस्टर्स इक्विटी कहलाएगी, शेयर होल्डर्स इक्विटी कहलाएगी। किसी और के पैसे हैं तो वो डेट या लोन या पेएबल कहलाएगा। कंपनी को ये फैसला करना होता है कि वो कितने पैसे किस सोर्स से रेस करे ताकि वो बहुत कम चीपेस्ट कैपिटल पे ऑपरेट कर सके। जब हम पेपर में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी को फाइनेंस क्यों लोएस्ट लेवल पे जो है वो ऑपरेट करना होता है। बहरहाल डिस्कशन हमारी इसके ऊपर बहुत डिटेल में होगी, लेकिन समझने की बात यह कि यहाँ पे हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दो चीज़ों को बहुत डीप, बहुत डेप्थ में जाके देखेंगे कि कौन कौन सी सोर्सेज हैं जहाँ से कंपनी कैपिटल रेस कर सकती है और किस कैपिटल को रेस करने की कितनी कॉस्ट आती है। अब आप में से बहुत सारे लोग कॉस्ट का वर्ड सुन के इसे कोई पीएनएल का एक्सपेंस समझ रहे होंगे और कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा कि डेट रेस करने की जहां एक कॉस्ट होती है जिसे आप इंटरेस्ट कहते हैं, इसी तरीके से इक्विटी को भी रेस करने की एक कॉस्ट है जो कंपनी के ऊपर एक बर्डन होता है, जिसे आप डिविडेंड कहते हैं। कब किससे कितने पैसे लेने चाहिए यह अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कंपनी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करती है, परफेक्ट बनाती है, अच्छे से अच्छा करने की जो है वो कोशिश करती है। इसके अलावा यहाँ पर हम रिस्क मैनेजमेंट वाला एरिया देख रहे होंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट यानी करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। डॉलर की फ्लक्चुएशन कौन नहीं जानता, पाकिस्तान में डॉलर कहाँ से चलना शुरू हुआ, कहाँ पहुँच गया, हर बंदा परेशान इस बात के ऊपर है क्योंकि डॉलर महंगा होता है तो महंगाई बढ़ जाती है। इसी तरीके से जो कंपनीज़ के लिए डॉलर महंगा होता है तो उनके भी रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस के ऊपर अफेक्ट आता है। इसी तरीके से जिन कंपनीज़ ने लोन लिया होता है, इंटरेस्ट रेट्स, आज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट्स जो है वो मौजूद हैं। जब ये इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो टेक्निकली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को नुकसान पहुंचता है। तो ये जो करेंसी का रिस्क है, फ्लक्चुएशन का, इसको कैसे मैनेज किया जाए, मैनेज मतलब मिनिमाइज़ किया जाए, और इंटरेस्ट रेट इसको कैसे मैनेज किया जाए यानी कि मिनिमाइज़ किया जाए। बहरहाल ये वाला एरिया हम फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट के एरिया के अंदर हम इस चीज़ को भी जो है वो देख रहे होंगे। 35% पे ये एरिया भी हमारे पास जो है वो मौजूद है। 35% प्योर बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, रिमेनिंग 35% प्योर कंपनी के फाइनेंसेस के बारे में, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। यह आपका प्योर क्वांटिटेटिव और एक न्यूमेरिकल पार्ट वाला एरिया हो गया, और 35% आपका प्योर थ्योरेटिकल और एनालिसिस वाला एरिया आपके पास जो है वो हो गया। तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है बजटिंग। देखिए, आज तक आपने अकाउंटिंग में ये पढ़ा कि जी मशीनरी आई, अच्छा जी ये वाली कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, ये नहीं होगी, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको एक्सपेंस आउट कर देंगे, इसको कैपिटलाइज कर देंगे। ये डेप्रिसिएशन का मेथड होगा, ये डेप्रिसिएशन का रेट होगा, ये डेप्रिसिएशन की पॉलिसी होगी, हम इस तरीके से जो है वो इसको बनाएंगे। बहुत आसान है, हम उसकी अकाउंटिंग भी कर देते हैं, एसेट डेबिट कर देते हैं, बैंक क्रेडिट कर देते हैं, मुख्तलिफ कॉस्ट को क्लासीफाई कर देते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन कभी अपने आप से ये नहीं पूछते कि इस कंपनी ने ये मशीन खरीदी क्यों, वट वॉज द नीड ऑफ बाइंग दिस मशीनरी राइट नाउ। क्या कंपनी को ये मशीन खरीदनी चाहिए थी, क्या ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, क्या इस प्रोडक्ट में इस वक्त एंटर होना चाहिए था, क्या कंपनी को इसका कोई फ़ायदा हो रहा है। एनपीवी, आईआरआर जैसी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं, प्रोजेक्ट का पे बैक हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम में हमारे पैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट से बाहर आ जाएंगे। हर कंपनी की कोशिश होती है कि जब वो इन्वेस्टमेंट करे तो उस पर वो हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करे, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या चाहे वो वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना हो या किसी भी तरीके की आप इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर करने जा रहे हैं। ये जो रिमेनिंग 30% का एरिया है जिसको हम बजटिंग कहते हैं, दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल एंड रेवेन्यू बजटिंग। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कंपनी को कब किस वक्त किस चीज़ पर पैसे लगाने चाहिए और कब किस वक्त किस चीज़ पर पैसे नहीं लगाने चाहिए। कैपिटल बजटिंग हमें पे बैक है, एनपीवी, आईआरआर, ये हमें ये बताएगा कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या ना करें। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यहाँ पर है, वर्किंग कैपिटल हमें ये बताएगा कि कंपनी को अपनी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को किस तरीके से मैनेज करके जो है वो चलना चाहिए, कहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट कब किस वक्त जो है वो करनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एज वेल एज कैपिटल बजटिंग, ये दो इंटीग्रल पार्ट्स हैं जो कंपनी को ये बताते हैं कि कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हाईएस्ट रिटर्न कैसे जनरेट करना है। और फिर डे टू डे ऑपरेशंस का ध्यान रखना, कब किस वक्त कंपनी को सेल्स किस तरह मैनेज करनी चाहिए, कॉस्ट किस तरह करनी चाहिए, हम बजटिंग के अंदर ये वाली सारी चीज़ जो है वो देखेंगे। आपने अपनी अर्लियर स्टडीज़ के अंदर कॉस्टिंग में वेरिएंस एनालिसिस पढ़ा होगा, यहाँ पर हम उन बजट्स को प्रिपेयर करना सीखेंगे जिनके अगेंस्ट आप वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे वेरिएशन आ रही है। टेक्निकली ये 3 बड़े एरियाज हमारे पास हो गए। सबसे पहला मैनेजरियल एनालिसिस, बिजनेस को चलाना कैसे है। दूसरा फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, पैसे कहाँ से लेके आने, रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है। नंबर 3 कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल और इस तरीके का रेवेन्यू बजटिंग का टॉपिक जो ये बताता है कि भाई आपको कब किस वक्त कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए
और कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हाईएस्ट रिटर्न कैसे जनरेट करना चाहिए। देखिए ये सबका प्रॉब्लम है, रिटर्न जनरेट करना। आज सऊदी दुनिया भर को ऑयल सप्लाई करता है, ऑयल प्रोवाइड करता है, उसके अगेंस्ट जो डॉलर्स आते हैं, सऊदी भी ये परेशान है कि मुझे इन डॉलर्स के ऊपर हाईएस्ट रिटर्न कौन देगा। वो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर देता है, मुख्तलिफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में वो पैसे लगा देता है। आज सऊदी अरेबिया इकोनॉमिकली बूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, दुनिया भर से लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं बिज़नेस करने के लिए। यही चीज़ यूएई में पिछले 10-15 साल 20 साल से जो है वो लोग देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये गल्फ़ का जो रीजन है इकोनॉमिकली डेवलप हो चुका है और दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट्स जो है वो यहाँ पर आई हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स क्यों आई? लोगों को फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके का फ़ायदा नुकसान इवैल्यूएट करने का तरीका, ये सारा कुछ हम यहाँ पर पढ़ ले होंगे। बिज़नेस को कैसे चलाना है, पैसे कहाँ से लाने हैं, पैसे कहाँ लगाने हैं, प्राइमरीली ये 2-3 मेजर चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसी चीज़ का आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैफ 6 MFA के एरिया के अंदर किसी भी चीज़ का आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ें, इनफैक्ट मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपका अपना ज़ाती बिजनेस है और आप अपना ज़ाती बिजनेस करते वक्त कैसे डिसीजन मेकिंग करते, वही डिसीजन मेकिंग टेक्निकली आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी और सवालात को सॉल्व करते वक्त प्रैक्टिकली अप्लाई करवाई जाएगी। आप इसी सब्जेक्ट को 2 में तोड़ दें, मैनेजरियल एनालिसिस अलग कर दें, फाइनेंशियल पार्ट अलग कर दें। आगे जाके सीए फाइनल में मैनेजरियल पार्ट SPM की फॉर्म में आता है, स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, और इसी तरीके से जो आपका फाइनेंस वाला पार्ट है ये BFD की फॉर्म में, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस की फॉर्म में आता है। ये दोनों ही सब्जेक्ट सीए फाइनल के लेवल पे IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के प्लेटफॉर्म से मैं पढ़ाता हूँ। दोनों कोर्सेज में मैं फैसिलिटेट करता हूँ और 100% कंटेंट, 100% कोर्स जो है वो मेरा डिलीवर किया हुआ है। आप सोचें, इन दोनों के एडवांस लेवल सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। वो सवालात, वो कॉन्सेप्ट्स, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो चीज़ें जो फाइनल लेवल पे करवाई जाती हैं उसे थोड़ा सा आप टोन डाउन करें और यहाँ पे उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टूडेंट्स को अगर आ जाए तो इंशाल्लाह ताला ये पेपर निकालना कोई इतना बड़ा मसला, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहता। पर चूंकि आगे जाके कनेक्टिविटी है, आप आज MFA पढ़ते हैं तो एक कनेक्टिविटी बन जाएगी, चीज़ें समझ आ जाएंगी। इंशाल्लाह आपको फाइनल के भी उन 2 सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी क्योंकि मैं रिलेट करके ही पढ़ाता हूँ। और अगर हमारी मुलाकात, हमारी बातचीत, हमारा साथ वहाँ तक रहता है तो इंशाल्लाह वहाँ भी आपको काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प होगी। कहने का मकसद ये, मैनेजरियल, फाइनेंशियल, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, ये सारी इंटरेस्टिंग बातें, ये वो बातें हैं जो बिजनेसेस के प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं। कब पैसे कहाँ लगाने हैं, किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी, किस तरीके से बिजनेस को चलाना है, कैसे कंपटीशन को आउटवे करना है, कोका कोला, पेप्सी कैसे कॉम्पीट करते हैं, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स लगाते हैं, रोल्स रॉयस इतना क्यों कामयाब है, एक नई कंपनी कंपटीशन को कैसे आउटवे करती है, एयरलिफ्ट क्यों पाकिस्तान में फेल हो गया, फूड पांडा क्यों सक्सेसफुल हो गया, इस तरीके की सारी बातें हम यहाँ पर कर रहे होंगे। रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियोज के बारे में बात कर रहे होंगे। जब इकोनॉमी ख़राब हो तो प्रोडक्ट को कैसे बचाया जाता है, इकोनॉमी ठीक हो तो प्रोडक्ट को कैसे इन्हांस किया जाता है, ग्रो किया जाता है, कैसे अपने बजट्स को मैनेज किया जाता है, ये सारी बातें यहाँ पर हम करेंगे, बोथ फ्रॉम अ क्वालिटेटिव परस्पेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम अ क्वांटिटेटिव परस्पेक्टिव। ये हमारी मिला के कैफ 6 की एक कंप्लीट ग्रेड हो गई, एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन मेरी बात याद रखें, अगर आप मुझसे पढ़ते हैं और इस सब्जेक्ट को समझते हैं, आपको रट्टा लगाने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई समरी बुक लेके 2-2 बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए और आप उनके रट्टे लगा रहे हो, आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चीज़ों को समझना है, सीखना है कि कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, किस तरह उन्हें लिखा जाता है और फिर प्रैक्टिस करके लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपको चीज़ें आसानी से समझ आए। जहाँ बात आती है प्रिपरेशन की, प्रैक्टिस की, वहाँ एग्जामिनर कमेंट्स को भी जो है वो देखना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते या इसका पासिंग रेशियो इतना नहीं इम्प्रूव हो पाता। आप अगर देखें तो हमें बस 4 एग्जामिनर कमेंट्स अवेलेबल हैं, स्प्रिंग 2022, ऑटम 2022, स्प्रिंग 2023 एंड ऑटम 2023। अगर आप इनके अंदर रिजल्ट्स को देखें तो 37%, 46, 50, 48, तकरीबन आप कह लें 40 से 50% के बीच में इसका रिजल्ट रहता है ऑन एन एवरेज। कुछ बातें हैं जो एग्जामिनर मुस्तकिल आइडेंटिफाई कर रहा है। आप स्प्रिंग 2022 के अंदर देखें, एग्जामिनर सेड एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स वाज लेस देन सैटिस्फैक्ट्री, अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेटेड एप्लीकेशन द प्रैक्टिकल सिनेरियोज। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आप लोग नंबर्स में बहुत अच्छे हैं लेकिन आप चीज़ों को रोट लर्न करके आ जाते हैं, रट्टा लगा के आ जाते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती। यहाँ पे कहता है इट इज सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेटेड एप्लीकेशन द प्रैक्टिकल सिनेरियोज। स्प्रिंग 2022 का कमेंट देखें।
ऑटम 2022 का कमेंट देखें, एग्जैक्टली यही बात सेकंड लास्ट लाइन में कहता है, इट इज देयरफॉर एडवाइस दैट इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग द स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेटेड टू प्रैक्टिकल सिनेरियोज। भाई आप पोटर्स 5 फोर्सेस पढ़ रहे हैं, आप पेस्टल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, आप कैपेबिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे हैं, आप वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ रहे हैं, आप कंपेरेटिव एडवांटेज, सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज पढ़ रहे हैं, तो आप ये समझें इनको बिजनेसेस में अप्लाई कैसे किया जाता है, कैसे इन मॉडल्स को पढ़ के समझ के अप्लाई करके कंपनीज को फायदा होता है, रादर देन कि आप अपनी रटी रटाई नॉलेज वहां जाके जो है वो रिप्रोड्यूस कर दें। एग्जामिनर कह रहा है मुझे बुक मत सुनाओ, मुझे ये मत बताओ कि बुक के पेज नंबर 63 पैराग्राफ 2 लाइन नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है। आई डोंट नीड दैट। मुझे ये बताओ जो तुम्हें समझ आया है उसको अप्लाई कैसे करोगे, जो तुम्हें समझ आया है वो पीआईए पे कैसे अप्लाई होता है, वो नेस्ले पे कैसे अप्लाई होता है, वो यूनिलीवर पे कैसे अप्लाई होता है। अगर मैं आज तुम्हें एक लॉस मेकिंग कंपनी दे दूं तो उस पर कैसे अप्लाई होता है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी दे दूं तो उस पर कैसे अप्लाई होता है। कोई नया प्रोडक्ट खोलना है, नई मार्केट में जाना है, एक्सपोर्ट्स करनी है, नई जगह पे अपनी दुकान खोलनी है, वट एवर द केस में भी, इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करोगे, इसकी सिनेरियो बिल्डिंग कैसे करोगे, कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके जवाब लिखोगे, वो वैसे ही हमारे एशियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो वीक होते हैं। एशियन अवाम नंबर्स में बहुत अच्छी होगी, लेकिन जहाँ बात आएगी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स की अप्लाई करने की, मॉडल्स और फ्रेमवर्क में सोचने की, हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो लैक कर जाते हैं। हमारी कैपेबिलिटी थिंकिंग की इतनी बिल्ड नहीं हो पाती। एग्जामिनर इसी बात को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, इसी बात को आइडेंटिफाई कर रहा है। अगेन यही चीज स्प्रिंग 2023 में लिखी हुई है, परफॉर्मेंस इन द थ्योरेटिकल सेगमेंट रिमेन्ड कंसिस्टेंट विद द प्रीवियस सेशन, आखिरी लाइन में मेंशन हुआ है। कह रहे भाई जो पहले मैं बताता आया हूँ आपको वही मसला अब तक जो है वो चलता चला आ रहा है। ऑटम 23 में फिर भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है वो रिलेटिवली फेयरली कंसिस्टेंट है प्रीवियस सेशन के साथ, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट उसके अंदर जो है वो रही है। कहने का मकसद ये कि स्टूडेंट्स को उन प्रैक्टिकल सिनेरियोज को समझना होगा, उनको अप्लाई करना समझना होगा। मैंने CFAP 3 SPM का जो सब्जेक्ट उसमें 100+ केस स्टडीज करवाई हैं, 100+ केस स्टडीज, रिटन केस स्टडीज, ड्राफ्ट करवाया है उनका आंसर क्लास में, ताकि स्टूडेंट्स को समझ आए कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इंशाल्लाह यही पैटर्न हमारा CAF 6 MFA के लिए भी मौजूद है, और इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ये समझना होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने रट्टा लगाया, ये याद किया है, ये समझा है, इसे सवाल में कैसे अप्लाई किया जाता है। याद रखें कुछ भी रोट लर्न नहीं करना, कोई भी चीज़ आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन गो ओवर देयर, एग्जाम में उसे अप्लाई करना ज़रूरी है। एग्जामिनर कमेंट्स भी यही बात बता रहे हैं, सर ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है, हमें तो नहीं आदत इतनी प्रैक्टिस करने की। क्यों? आप बैलेंस शीट नहीं बनाते? बिल्कुल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, PNL बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, कैलकुलेशन इतनी करते हैं, तभी तो कैलकुलेशन अच्छी है, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपको इसी तरीके से मॉडल वाला पार्ट, फ्रेमवर्क वाला पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट भी प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आपको उस तरीके से सोचना आ जाए। सर तो क्या इसको पास करने का, इसकी तैयारी करने का कोई रोड मैप है, कोई 3-4 स्टेप मॉडल है? बिल्कुल, एक रोड मैप हमारे पास मौजूद है, जिसको इस्तेमाल करके हम CAF 6 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस MFA का सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं। सर 4 स्टेप मॉडल है हमारे पास। नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 इस अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, नंबर 3 इन सवालात की प्रैक्टिस जिसके अंदर इसे अप्लाई किया जा रहा है, और नंबर 4 इंटीग्रेशन, कि ये आपस में कॉन्सेप्ट्स कैसे कोरिलेट होते हैं, किस तरीके से एक डिसीजन दूसरे डिसीजन को इम्पैक्ट करता है, कहाँ पर इनकी रिलेटेबिलिटी या इनका कोरिलेशन जो है वो आपके पास शामिल होता है। प्राइमरीली सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से तमाम कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या वो थ्योरेटिकल हो, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। नंबर 2 उनकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को समझना। अगर हम NPV IRR कैलकुलेट कर रहे हैं तो कंपनीज कैसे इसके बारे में सोचती हैं, पे बैक कौन सा अच्छा होता है, कौन सा नहीं होता, वर्किंग कैपिटल में किस तरीके से नई नई टेक्निक्स लगाई जाती हैं, बजट्स को कितना अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट की क्या टेक्निक्स हैं, इन सारी चीज़ों को थोरो अंडरस्टैंड करना। कॉम्पिटिशन, कैपेबिलिटी, स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल, 5 फोर्सेस, इस तरीके के मॉडल्स को समझना, उनकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को समझना, टेस्ला के ऊपर अप्लाई करके, SpaceX के ऊपर अप्लाई करके, ChatGPT के ऊपर अप्लाई करके, YouTube कंटेंट क्रिएशन के ऊपर अप्लाई करके, ये जो बिजनेस मॉडल्स हैं आज के मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स, इनके ऊपर अप्लाई करके समझना कि रियल वर्ल्ड में कैसे कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं। फिर उसके बाद इनकी कंटिन्यूस सवालात की प्रैक्टिस, चाहे वो ICAP की हो या ICAP के अलावा दूसरी एग्जामिनेशन बॉडीज की हो, बहुत सारे सवालात को सॉल्व करना। अगर आप एक टॉपिक के कई सवाल सॉल्व करके चले जाते हैं, इंशाल्लाह ताला एग्जाम में आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप लिखते चले जाएंगे, आप सॉल्व करते चले जाएंगे, और फिर आखिर में बात आती है कॉन्सेप्ट्स की इंटीग्रेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस। जब हम चीज़ों को मिला लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि एक पार्ट दूसरे पार्ट को कैसे इंपैक्ट करता है और किस तरीके से आगे लेके जाता है।
सर फिर बताएं इसका स्टडी प्लान क्या होगा, क्या स्टडी अप्रोच होगी। देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल अर्ली पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ थोड़ा सा देर से स्टार्ट करते हैं। बहरहाल 4 से 5 महीने का आपके पास प्रिपरेशन टाइम होगा और 1 आध महीने का आपके पास जो है वो अपनी फाइनल जो तैयारी है आपकी, उस तैयारी का जो है वो टाइम होगा। शुरू के 4-5 महीने में आप स्टडी करेंगे चीज़ों को, लेक्चर्स लेना, प्रैक्टिस करना, और फिर फाइनली 1 महीने के अंदर अपनी फाइनल एग्जाम लेवल प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें आप चीज़ों को मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिस करके मुकम्मल तौर पर कंक्लूड करते हैं। अब अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो टेक्निकली आपकी एक कोर्स लेंथ जो है वो तकरीबन 90 से 100 घंटे के आसपास होगी, 90 to 100 आवर्स। और अगर मैं इसको पर मंथ पे डिवाइड करता हूँ तो 20 से 25 घंटे, पर वीक पे डिवाइड करता हूँ तो 4 से 5 घंटे। आप एक वीक में 4 से 5 घंटे मुझे दे दें, इंशाल्लाह ताला आपका ये सब्जेक्ट निकल जाएगा। कंसिस्टेंसी के साथ, चाहे तो सैटरडे संडे 2 दिन दे दें या वीकडे में रोजाना 1-1, 1.5 घंटा बैठ के पढ़ लें, आपने 4 से 5 घंटे देने सिर्फ इस सब्जेक्ट को पर वीक बेसिस पर। इंशाल्लाह ये स्मार्ट क्लासेस की जो तरीकाकार है, जिस तरीके से आप इस वक्त ओरिएंटेशन देख रहे हैं, आपके पास स्मार्ट प्लान अवेलेबल होगा, स्मार्ट हैंडआउट्स अवेलेबल होंगे, व्हाट्सएप के ऊपर क्वेरीज का आंसर हो रहा होगा, वीकली Q&A सेशंस हो रहे होंगे, जो आपकी क्वेरीज हैं, पूछने का मटीरियल है, चीज़ें हैं, वो सारा कुछ इस पर डिस्कस हो रहा होगा। और ऑल इन ऑल इन सब चीज़ों को मिला के एक पैकेज्ड तरीके से हम इस पूरे सब्जेक्ट को कवर कर रहे होंगे। आपने ये 4 से 5 घंटे देने और टेक्निकली जो है वो अपनी वक्त की पाबंदी करके इसमें जो है वो पढ़ाई करनी है। ये 100 घंटे का कोर्स, Q&A सेशंस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, व्हाट्सएप के ऊपर इंटरेक्शन, इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को जब हम मिलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा पेपर निकालने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी और हम इसे 1 गो में क्लियर कर जाएंगे। मैं अवेलेबल होता हूँ क्वेरीज के लिए, चीज़ों को पूछने के लिए। सारी स्टडी चीज़ें, लेक्चर्स वगैरह पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होता है, लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद उसके स्मार्ट प्लान हैंडआउट्स होते हैं, स्मार्ट स्टडी प्लान आपके पास मौजूद होता है, वीकली बेसिस पे आपको पता होता है कि कैसे पढ़ना है। और फिर आखिर में हर टॉपिक के एंड पे उसका टॉपिक वाइज टेस्ट कंडक्ट होगा, टेस्ट को चेक किया जाएगा और आपको आपका फीडबैक दे दिया जाएगा, अगर आप टाइमली उस टेस्ट को कर लेते हैं तो। अगर आप नहीं करते तो जाहिर सी बात है वो फिर पाइलअप होता चला जाता है और इवेंचुअली स्टूडेंट्स को उसको करने का बहुत ज़्यादा दिल नहीं रहता, मन नहीं रहता, और स्टूडेंट्स जो है वो फिर बहरहाल छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपने नहीं छोड़ना, 4 से 5 घंटे निकालने वीकली बेसिस पे, और अपनी टेस्ट और अपनी असेसमेंट्स को, अपने मॉक वगैरह को भी रेगुलरली आपने जो है वो करना है। आखिर में मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्यों मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूँ और किस तरीके से इसके अंदर जो है वो वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। मेरी एजुकेशन, आई एम एन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने ICAP से अपना CA मुकम्मल किया। 2017 में मेरे पेपर्स क्लियर हुए, 2018 में आर्टिकल्स मुकम्मल हुई। उससे पहले आखन हायर सेकेंडरी, आखन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड से मेरा जो है वो बहरहाल ताल्लुक रहा है। आर्टिकल्स मैंने अपनी PwC से की, PwC से आर्टिकल्स करने के बाद आई स्टेड ओवर देयर फॉर अबाउट अ ईयर, असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे मैंने वहाँ पे काम किया। एक बहुत छोटी सी पीरियड के लिए मैं KPMG सऊदी अरेबिया गया, अबाउट अ ईयर एज वेल, वहाँ पे भी तकरीबन 1 साल ऑडिट में काम किया और मिला के 6 साल मेरा ऑडिट और फाइनेंस का एक एक्सपीरियंस बन गया। उसके बाद मैं गया यूनिलीवर पाकिस्तान। यूनिलीवर पाकिस्तान में मैंने अकाउंटिंग या ऑडिटिंग नहीं की, आई कंप्लीटली डिड बिजनेस पार्टनरिंग। फाइनेंस डिपार्टमेंट के नाते हम दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते थे कि सेविंग्स कैसे आ सकती हैं, वैल्यू ऐड कैसे हो सकती है, बिजनेस कैसे इंप्रूव हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है। और यहाँ बहुत सारी एग्जांपल्स, बहुत सारे काम ऐसे हैं मेरे यूनिलीवर के एक्सपीरियंस के, जो मैं पढ़ाते हुए आपको इंशाल्लाह ताला उसके बाद बताता रहूँगा। उसी के साथ साथ यूनिलीवर को मुकम्मल करने के बाद 2021 में मैंने अपनी कंसल्टिंग स्टार्ट की और सिंस 2021 मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग जैसे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। लिस्टेड इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी, दोनों तरीके की कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से जो है वो काम कर रहा हूँ। कई बिजनेस कंपनीज को, कई बिजनेस सॉल्यूशंस को डे इन डे आउट बेसिस पे, डेली बेसिस पे मुझे एनालाइज करना होता है। कई कंपनीज को, बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से समझना होता है, उनके बिजनेस मॉडल्स को समझना होता है। और यही वो इन्फॉर्मेशन है, यही वो एक्सपीरियंस है जो मुझे पढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्रिएट करते वक्त बताने में हेल्प करता है। किसी सिनेरियो को समझाते वक्त मैं किसी पाकिस्तानी कंपनी के साथ उसे कनेक्ट करता हूँ और स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट तुम्हारे घर में आता है, ये कंपनी को तुम जानते हो, इस कंपनी के साथ ये कॉन्सेप्ट ऐसे इंटीग्रेट होता है और इस तरीके से अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स को उससे काफ़ी हेल्प होती है और स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इसके साथ साथ मेरा टीचिंग से ताल्लुक तकरीबन अब कोई 14-15 साल हो चुके हैं। मैं 2008 से जो है वो टीचिंग कर रहा हूँ। 2008 से पढ़ाते हुए तकरीबन 15-16 साल का आज टाइम पीरियड गुजर चुका है। और साथ साथ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस जब से बना है, सिंस इट्स फाउंडेशन, मैं IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के साथ हूँ। CAF 6 MFA 2 चीज़ों पे खड़ा हुआ है, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट। उसके बाद यही 2 सब्जेक्ट CFAP लेवल पे होते हैं, SPM और SPM के साथ साथ BFD। और फिर इन्हीं दोनों को क्लियर करके आपका MSA 2 अनलॉक होता है।
MSA 2 में भी यही 2 सब्जेक्ट्स टेस्ट होते हैं, बिजनेस फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट। ये चारों सब्जेक्ट IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के प्लेटफॉर्म से मैं पढ़ाता हूँ। इन चारों सब्जेक्ट्स में यही 2 बातें हैं, तो बिल्कुल आपका CAF लेवल वर्जन, CFAP वर्जन और फिर बिल्कुल एडवांस्ड MSA लेवल वर्जन, ये तीनों मेरे पास हैं। आपकी इंशाल्लाह जर्नी MFA से शुरू होगी और MSA 2 तक इंशाल्लाह मेरे साथ रहेगी। आपको चीज़ें समझ भी आएंगी और उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप उसमें फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। MFA में जो मुझे पढ़ाना है, SPM BFD में जो पढ़ाना है, MSA 2 में जो पढ़ाना है, ये वो चीज़ें हैं जो मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूँ। मॉडल्स के ऊपर काम करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर काम करना, बिजनेसेस को इम्प्रूव करना, उन्हें कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, ये सारा मेरा डे इन डे आउट का काम है और ये एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी हेल्प करता है इन सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से डिलीवर करने में। इसके साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग, टीचिंग, बुक रीडिंग, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा बहुत ट्रैवल करना, ये मेरे कुछ इंटरेस्ट हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करने में और ज़िंदगी में जो है वो आगे बढ़ने में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों के साथ स्टडी प्लान वगैरह शेयर कर लिया जाएगा। इस ओरिएंटेशन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में कोई व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ रहा है या इस तरीके के पब्लिक ग्रुप का लिंक आ रहा है, तो आप उसे ज्वाइन कर लें और फिर वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। मटीरियल वगैरह, कोर्स का एक्सेस, इन चीज़ों का एक्सेस के लिए आप IQSF की एडमिनिस्ट्रेशन और सेल्स टीम से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इस वीडियो के साथ मौजूद होंगी और आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके किसी भी किस्म का कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई और चीज़ है, तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इस पूरे कोर्स को कंडक्ट करने में और साथ साथ हमारे लाइव सेशंस में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़।